तो आइए अब आगे देखते हैं। सबसे पहले हमने यहीं पे देखा कि क्या हाईलाइट है इस मीटिंग का। सेकंड ये मीटिंग है। पहली मीटिंग कहाँ हुई थी? तो उज्बेकिस्तान में हुई थी, ठीक है। दूसरी मीटिंग तो यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंस में हो रही है। कुछ बेसिक फैक्ट्स एंड फिगर्स हमने देखा इंडिया और सेंट्रल एशिया का। इंडिया का क्या इंटरेस्ट है सेंट्रल एशिया में, वो हम लोग देखें। हमारे रिलेशन को यहाँ पे बढ़ाने के लिए क्या क्या चैलेंजेस है उस पर भी हम लोग ने बात किया। क्या क्या इंडिया के द्वारा एफर्ट्स लगाया जा रहा है, ये सारी चीज़ें देखें। और क्या करना चाहिए वो भी हम लोग बात किए। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, इंडिया एंड द क्वाड। यानी कि रिसेंटली फॉरेन मिनिस्टर जो है क्वाड्रिलेटरल ग्रुप के, वो यहाँ पे टोक्यो में इनकी मीटिंग हुई। क्वाड में आप देखो कि मेनली इसको 2007 में बनाया गया था 4 कंट्रीज़ के द्वारा। कौन कौन कंट्रीज़ है? यूएस, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया, जो कि एक साथ आए थे। बट ये आगे नहीं बढ़ पाया बहुत सारे रीजंस के कारण। 2017 में इसको फिर से रिवाइव किया गया है, क्योंकि कुछ रीजंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि कुछ कंट्रीज़ की यहाँ पे कन्वर्जेंस जो है बढ़ती जा रही है। सिग्निफिकेंस देखने को मिल रहा है इंडो पैसिफिक रीजन में। और जो यहाँ पे चाइना का थ्रेट है वो बढ़ते जा रहा है। जैसे आप देख रहे हो कि वन रोड वन बेल्ट का जो इनिशिएटिव है, उनका प्रोजेक्ट है, चाइना के द्वारा इसको पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में कब्जा करने का कोशिश किया जा रहा है। तो चाइना को बेसिकली यहाँ पे टैकल करने के लिए इस तरीके का क्वाड ग्रुप आया है। एक आप देखो कि यहाँ पे यूएस है, इंडिया है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। ये 4 कंट्री मिलके जो है पूरी तरीके से चाइना को टैकल करने का कोशिश कर रहे हैं। आप देखो ये प्लेटफॉर्म है जिसमें कि डिप्लोमेटिक कंसल्टेशन है, कोऑर्डिनेशन है कुछ पार्टिसिपेंट कंट्रीज़ का, जो कि रेगुलरली यहाँ पे मीट करेंगे, मिलेंगे। और यहाँ पे इंश्योर भी किया जाएगा फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक, यहाँ पे आपका जो इंटरेस्ट है। साथ ही स्क्वाड का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है? क्वाड का ऑब्जेक्टिव है कि जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है सारी कंट्रीज़ की और जो सिक्योरिटी है उसको यहाँ पे एडवांस करना है, और साथ ही साथ यहाँ पे रूल्स वगैरह लेकर आना है, ठीक है। अब देखते हैं क्वाड का इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस है, ये समझने का कोशिश कीजिए। सबसे पहले तो यहाँ पे चाइना जो बढ़ते जा रहा है, इसकी जो प्रोविज़न है और इसका जो दबदबा है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड में बढ़ते जा रहा है, उसको टैकल करने में काफ़ी ज़्यादा सहूलियत होगी। तो यहाँ पे क्या है कि एक टेरिटोरियल इंटीग्रिटी होगी, सॉवरेनिटी होगी और पीसफुल रेजोल्यूशन होगा जितना भी चाइना के द्वारा डिस्प्यूट फैलाया जाता है। सेकेंड है कि जो कोविड-19 का जो यहाँ पे सिचुएशन होगा इंटरनेशनल ऑर्डर का, तो उसमें इंडिया की भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिला है कि कहीं इंडिया पीछे ना छूट जाए, कहीं इंडिया को प्रॉब्लम ना हो, कहीं यहाँ पे ग्लोबल सप्लाई चेन जो है वो एडवर्सली अफेक्ट ना हो जाए। क्योंकि आज के भी डेट में आप देख रहे हो कि जो इकॉनमिक ग्रोथ है, जीडीपी आप देखो कि हर एक कंट्री का मोस्टली नेगेटिव में चल गया, लेकिन जो कोरोना वायरस फैलाया है उसी की यहाँ पे जीडीपी पॉजिटिव में चल रही है। तो ऐसा ना हो कि पोस्ट कोविड के बाद जो है सिर्फ चाइना ही चाइना रहे और सारी कंट्री डूब जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए ये 4 कंट्रीज़ आपस में मिलकर जो है यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो इंडिया से जो है ना, इंडिया को काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो पाएगा। ना सिर्फ यहाँ पे जो पेंडेमिक की सिचुएशन में हमारी इकॉनमी की स्थिति बहुत ज़्यादा बर्बाद हो गई है उसको रिवाइव करने में, बल्कि यहाँ पे ऑल ओवर द वर्ल्ड में हमारी एक न्यू ऑर्डर, एक न्यू स्थान भी हम लोग ले सके, इसके लिए भी हमें बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। दूसरे इश्यूज़ में भी हम लोग कन्वर्ज हो पाएंगे। जैसे कि आप देखो कि क्वाड मेंबर के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज़ भी होगा, जैसे कनेक्टिविटी बढ़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, सिक्योरिटी होगी, जैसे कि टेररिज्म को काउंटर कर पाएंगे, साइबर और मैरीटाइम सिक्योरिटी होगा, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन को रिफॉर्म कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्वाड मेंबर्स के सपोर्ट से जो है कुछ इश्यूज़ को यहाँ पे लंबे समय तक जो है हम लोग यहाँ पे एग्जिस्ट करा पाएंगे। इंडिया में जो है काफ़ी बेहतरीन तरीके से यहाँ पे सपोर्ट मिल पाएगा। साथ ही अगर देखें तो इंडिया की डिफेंस जो कैपेबिलिटीज़ है उसको भी सप्लीमेंट कर पाएंगे। यानी कि डिफेंस के सेक्टर्स में अगर कॉपरेशन हमें क्वाड मेंबर्स की तरफ से देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे जॉइंट पेट्रोल होगा, स्ट्रैटेजिक जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्सचेंज कर पाएंगे। और इससे क्या होगा कि जो ओवरकम है, यानी कि जो लिमिटेशन है फाइनेंस का, नेवल कैपेसिटी का, मिलिट्री रिकनसाइंसेस का, तो ये सारी चीज़ों को ओवरकम कर पाएंगे। यानी कि आप देखो कि डिफेंस सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा यहाँ पे हेल्प हो पाएगा। जैसे कि आप देखते हो कि साउथ चाइना सी में जो है चाइना कहता है कि ये उसी का जगह है, यहाँ पे जो है सारे जितने भी आइलैंड है वो उसी के हैं। तो काफ़ी डिस्प्यूट भी होता है, चाहे वो आप वियतनाम के साथ देख लो या फिर इधर जापान के साथ देख लो, बहुत सारे आइलैंड को लेकर जो है ब्रुनई के साथ जो है उसका डिस्प्यूट रहता ही है। तो ये डिफेंस सेक्टर्स में आप लोग देखते हो कि कई बार देखने को मिलता है कि चाइना जो है एक सबमरीन, बहुत ही भयंकर सबमरीन जो है वो इंडियन ओशन में डिप्लॉय कर दिया है या फिर साउथ चाइना सी में डिप्लॉय कर दिया है। डिफेंस सेक्टर्स में जो है स्ट्रेंथ बढ़ाने का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को अगर पता चलता है किस तरीके का चाइना की तरफ से कोई सबमरीन आ रहा है, कोई एयरक्राफ्ट आ रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है, तो वो
इन्फॉर्मेशन तुरंत इंडिया को पहुंचाएंगे। जापान को पता चलेगा तो जापान इंडिया को दे सकता है। अगर यहाँ पे पैसिफिक ओशन में कुछ हलचल हुआ तो यूएस के पास यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जा सकता है। तो हर एक चारों ओर से जो है हम लोग चाइना को यहाँ पे टैकल करेंगे और डिफेंस कैपेबिलिटीज़ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। साथ ही इंडिया का जो इंडो पैसिफिक विजन है उसको भी फुलफिल हो पाएगा। क्वाड के सारे मेंबर्स जो है उनका यहाँ पे आप लोग देखोगे कि कमिटमेंट है कि एक फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक रीजन होना चाहिए। कॉमन रूल बेस्ड ऑर्डर हो जो कि सारी कंट्रीज़ का यहाँ पे इक्वल एक्सेस होना चाहिए सीज़ में, चाहे वो समुद्री जगह हो या फिर एयर वाला जगह हो। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडो पैसिफिक वाले रीजन में सिर्फ एक कंट्री, दो कंट्री का दबदबा हो। सारे कंट्रीज़ इक्वली यहाँ पे ट्रेड करें, इंक्लूसिव हो, ओपन हो। ठीक है, तो ये सारे तरीके से आप देख सकते हो कि इंडिया को फ़ायदा ही फ़ायदा है। अब क्वाड मेंबर के साथ इंडिया का रिलेशन कैसा है ये देख लीजिए। इंडिया के द्वारा 2+2 मीटिंग यहाँ पे होल्ड किया जाता है और ये सारे क्वाड मेंबर्स के साथ किया जाता है। बेसिकली आप देखते हो कि 2+2 जो हम लोग यूएस के साथ करते हैं ना वो बहुत ज़्यादा लैमलाइट होता है, लेकिन इसके अलावा भी हम लोग ने जापान के साथ भी किया है, एक बार आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया के साथ भी किया है। तो इसलिए अगर इस तरीके का क्वेश्चन बनता है कि 2+2 डायलॉग इंडिया के द्वारा जो है सिर्फ क्वाड मेंबर्स में सिर्फ यूएस के द्वारा यूएस के साथ ही हुआ, तो ऐसा नहीं है, सारे क्वाड मेंबर्स के साथ जो है यूएस का इंडिया का 2+2 डायलॉग है। अब आता है बात कि 2+2 कहने का क्या मतलब होता है। 2+2 कहने का मतलब है कि एक तो यहाँ पे दो कंट्री है, जैसे इंडिया है और यूएस है, तो इंडिया की तरफ से दो मिनिस्टर जाएंगे, एक फॉरेन मिनिस्टर होते हैं, एक एक्सटर्नल यहाँ पे मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, वही डिप्लोमेट और वही आप देखोगे कि दोनों कंट्री की तरफ से भी आते हैं। तो यही चीज़ होता है, दो मिनिस्टर यहाँ पे इंडिया की तरफ से, दो मिनिस्टर आपके दूसरे कंट्रीज़ की तरफ से होते हैं, तो इसको 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग भी कहते हैं। साथ ही साथ आप देखोगे इंडिया के द्वारा अभी रिसेंटली सारे 4 फंडामेंटल फाउंडेशनल जो एग्रीमेंट है यूएस का उसको साइन किया गया है। तो 4 यहाँ पे फाउंडेशनल एग्रीमेंट क्या क्या है, अभी रिसेंटली बेका साइन हुआ है, इससे पहले जो है यहाँ पे लेमुआ था, फिर कॉमकासा था, तो ये सब जो है साइन कर लिया गया है। ठीक है, यूएस का डिफेंस कॉपरेशन के साथ। तो इससे क्या होगा ना कि बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पे फ़ायदा होगा इंडिया को। सारी चीज़ें जो साइन की गई है, अभी बेका साइन किया गया है, बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट, वही चीज़ है, इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज किया जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे इंडियन ओशन में या इंडो पैसिफिक वाले ओशन में अगर यहाँ पे चाइना के द्वारा कोई भी अगर सबमरीन डिप्लॉय किया जाता है, कोई भी अगर एयरक्राफ्ट बड़ी बड़े जो है, अगर कोई भी अगर मिसाइल वगैरह अगर वहाँ पे लाया जाता है, तो इससे पता चल जाएगा, तुरंत पता चल जाएगा, यूएस को पता चल जाएगा। तो यूएस क्या करेगी, तुरंत इंडिया को इन्फॉर्मेशन देगी, ऑस्ट्रेलिया को इन्फॉर्मेशन देंगे, तो सारे चारों तरफ से जो है ना चारों लोग यहाँ पे खड़े हो जाएंगे चाइना को टैकल करने के लिए। चाइना अब अकेले जो है कुछ भी नहीं कर सकता। साथ ही आप देखो कि यहाँ पे क्या है ना कि इस तरीके का फाउंडेशनल एग्रीमेंट साइन करने से क्या होगा कि इंडिया जो है अब नेवल बेस, यानी कि यूएस का जहाँ पे भी नेवल बेस है, हमारा नेवल बेस तो बहुत कम जगह है, लेकिन आप यूएस का देखते हो कि हर एक छोटे छोटे कोने कोने में यूएस का नेवल बेस है, तो उसको अब हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि हमारी जो है पेट्रोल ख़त्म हो जाती है, तो रीफ्यूलिंग के लिए हम लोग जब युद्ध में लड़ने जाते हैं, युद्ध में तो नहीं लेकिन ऐसे ही अगर मान लो कि लड़ने जाते हैं, तो इंडिया से नेवल यहाँ पे अगर कोई एयरक्राफ्ट उड़ता है, उसको रिफ्यूलिंग की ज़रूरत है, तो वापस से वो फिर इंडिया आता है और वहाँ पे वो रिफ़िल कराकर जो है फिर वापस से उड़ता है। तो अब ये काम नहीं करना है, वापस इंडिया आने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे भी वो उड़ के जा रहा है, जैसे कि आप मान लो कि इंडोनेशिया वाले जगह पे, तो वहाँ पे भी यूएस का नेवल बेस है, तो वहाँ पे वो जो है आराम से रिफ्यूलिंग करा सकता है, पेट्रोल वगैरह जो भी ज़रूरत है वो वहाँ पे भरवा सकता है, फिर आगे बढ़ सकता है। तो इससे काफ़ी फ़ायदा होता है। ठीक है, टाइम भी बचता है, मनी भी बचता है। साथ ही साथ आप देखो कि इंडिया का जो रूटीनली कंडक्ट है बायलैटरल और जो मल्टीलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है, वो क्वाड पार्टनर्स के साथ हमेशा चलता है। जैसे कि आप जीमैक्स देखते हो जापान के साथ है, ऑसी इंडेक्स देखते हो वो ऑस्ट्रेलिया के साथ है, मालाबार एक्सरसाइज की बात करें तो यूएस और जापान के साथ है। तो चारों कंट्रीज़ के साथ जो है हमारा यहाँ पे मिलिट्री एक्सरसाइज भी चलते रहता है। तो इस तरीके से आप देखो कि एक बेटर रिलेशन आप इंडिया का देख सकते हो क्वाड कंट्रीज़ के साथ। लेकिन अभी जो है इसको आगे निकलने में, बाहर आने में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है। क्या क्या चैलेंजेस हैं, अभी तक यहाँ पे क्या एजेंडा होना चाहिए उसको क्लियर नहीं किया गया। बेसिकली चारों कंट्रीज़ यहाँ पे निकल कर आए हैं क्योंकि चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हर एक कंट्रीज़ में, हर एक जगह, हर एक क्वेश्चन में बढ़ते जा रहा था। तो मेनली इसी चीज़ को लेकर आया, लेकिन इसको ओपनली किसी भी प्लेटफॉर्म में बोला नहीं गया है। अंडरस्टैंडिंग आप कर सकते हो, तो यही रीज़न है। लेकिन एक क्या एजेंडा होना चाहिए, कैसे इस ग्रुप को आगे लेकर चलना है, ये अभी तक डिसाइड नहीं है। चाइना का इन्फ्लुएंस जैसे बढ़ते जा रहा है उस तरीके से क्वाड मेंबर काम नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप देखो ऑस्ट्रेलिया का जो कॉल था इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंक्वायरी का, वो भी कोविड-19 के ओरिजिन में, तो चाइना के द्वारा ऑस्ट्रेलिया की जो बीफ इंपोर्ट थी उसको बैन कर दिया गया। यानी कि आप देखो कि ऑस्ट्रेलिया पहले भी जो यहाँ पे क्वाड कंट्री से जो अपना मेंबरशिप को हटाया था, वो चाइना के ही धमकाने से हटाया था। अभी भी ऐसा लग रहा है कि चाइना जो है ना सबसे पहले कमज़ोर कंट्री को पकड़ते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का बहुत ज़्यादा इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है चाइना में। यानी कि ऑस्ट्रेलिया में आप
देखो कि पॉपुलेशन बहुत कम है और वहाँ पे जो प्रोडक्शन है ना वो बहुत ज़्यादा, बीफ वगैरह का आप देखोगे या फिर बहुत सारी चीज़ों का, जितने सी फूड्स वगैरह, तो उसका बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है। और सबसे ज़्यादा जो ऑस्ट्रेलिया का एक्सपोर्ट होता है वो यहाँ पे चाइना में होता है। तो ऑस्ट्रेलिया वाले को जो है ना इकोनॉमिक प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है चाइना से। जैसे हम घाटे में होते हैं ना, क्योंकि चाइना वाले हमारे यहाँ जो है बहुत सारे मटेरियल को डंप कर देते हैं, तो चाइना को इंडिया से फ़ायदा होता है, लेकिन इंडिया को कभी भी चाइना से फ़ायदा नहीं होता है ट्रेड के, क्योंकि हम लोग $50 बिलियन तक का लॉस में चल रहे हैं। लेकिन यही चीज़ अगर आप ऑस्ट्रेलिया का देखोगे ना, तो ऑस्ट्रेलिया की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बेटर है जस्ट बिकॉज ऑफ चाइना, क्योंकि उसकी मटेरियल बहुत ज़्यादा, उसका सामान बहुत ज़्यादा जो है चाइना एक्सपोर्ट करवाता है, वो लेता है उसका सामान। तो चाइना जो है ना हमेशा ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया के नस पकड़ते हैं, और चाइना हमेशा धमकाता है कि ठीक है तुम वो सारे ग्रुप को तुम ज्वाइन करो, हम तुम्हारा जो है इम्पोर्ट ही बैन कर देंगे, हमको नहीं चाहिए तुम्हारा बीफ, हमको नहीं चाहिए तुम्हारा सामान, तुम रखो अपना। अब जब चाइना इस तरीके से धमका देता है और चाइना अगर इस तरीके का स्टेप ले लेता है ना कि हमको तुम्हारे कंट्री से आने वाला कोई भी सामान नहीं चाहिए, हम तुम्हारा एक्सपोर्ट बंद करते हैं अपने कंट्री में, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया का जो है हालत ख़राब हो जाता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की इकॉनमी उसी में बेस्ड है। और अगर यहाँ पे चाइना के साथ वो ट्रेड नहीं करेगा तो फिर उनके यहाँ भी जो है घाटा हो जाएगा, तो ऑस्ट्रेलिया मजबूर है। तो यही चीज़ है, चाइना इसकी नस पकड़ चुका है, तो चाइना हमेशा इसी बात पे धमकाता है, अभी भी यही बात पे धमका रहा है कि तुम्हारा बीफ इंपोर्ट जो है वो चाइना बैन कर चुका है, जिससे कि ऑस्ट्रेलिया को बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम होता है। तो अभी भी ये चीज़ नहीं पता है कि ऑस्ट्रेलिया इसका हमेशा से साथ देगा कि नहीं। बहुत हिम्मत करने के बाद ऑस्ट्रेलिया फिर से निकल कर आया, लेकिन मुझे नहीं लगता, मैं पर्सनली बता रही हूँ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बहुत ज़्यादा दबा हुआ रहता है चाइना से। देखते हैं किस तरीके से इसको टैकल कर सकते हैं। डिफरेंट कैपेबिलिटीज़ और बर्डन शेयरिंग भी है। 4 मेंबर जो यहाँ पे क्वाड ग्रुप में आपको देखने को मिलेगा, उसमें फिनेंशियल रिसोर्सेज का जो लेवल है वो सेम नहीं है, स्ट्रैटेजिक अवेयरनेस भी नहीं है उतना, मिलिट्री कैपेबिलिटी भी इंडियन ओशन में नहीं है। आप देखो कि यहाँ पे फिनेंशियल रिसोर्स की अगर हम लोग बात करें तो यूएस बहुत ज़्यादा देते हैं, चाइना बहुत ज़्यादा, जापान बहुत ज़्यादा यहाँ पे हेल्प करते हैं फिनेंशियल से, लेकिन हम लोग इंडिया वाले इतना ज़्यादा जो है हेल्प नहीं कर पाएंगे, फिनेंशियल रिसोर्सेज हमारे पास उतना नहीं है, तो एक इनइक्वालिटी निकल कर आता है। वहीं अगर हम लोग चाइना के लिए देखें तो चाइना जो है क्वाड को एज ए एंटी चाइना कोएलिशन ले रहा है, यानी कि चाइना भी समझ रहा है कि उसी के विरुद्ध में जो है ना सारे कंट्रीज़ यहाँ पे एकजुट होकर जो है एक चाल चल रहे हैं, तो चाइना भी इसको थोड़ी ना आगे बढ़ने देगा। तो इंडिया के द्वारा एक रिस्क ऑफ यहाँ पे जो है ना, यानी कि हमारा जो रिलेशन है चाइना के साथ अगर वो बिगड़ता है, क्योंकि आप देखो कि हमारा चाइना के साथ अगर रिलेशन नहीं भी बिगड़ रहा है तो चाइना वाले हमारे नाक पे दम करके रखे, एक बार जो है डोकलाम में आके खड़े हो जाते हैं, अपने छोटे छोटे सेनाओं को खड़े कर देते हैं, दूसरी बार अभी आप देखो कि यहाँ पे जो है जो पैंगशॉ लेक में आकर बैठ गया, वहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहे। अब तो ठंड आ चुकी है, अभी भी उनका दिमाग नहीं खुल रहा है कि उनके छोटे छोटे जो सैनिक है वो कैसे वहाँ पे लड़ेंगे। तो ये चाइना वाले हमारे साथ जो है ना बहुत बेदम करके रखते हैं, हमें चैन से जीने नहीं देते, हमारे तब की कोई इस तरीके का एक कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, फिर भी वो ऐसा कांड करते हैं। तो इसीलिए आप देखो कि इंडिया को यहाँ पे एक रिस्क देखना पड़ेगा, यानी कि इस तरीके का जो रिलेशन है हमारा चाइना के साथ कहीं ना कहीं डिट्रॉइट हो सकता है अगर हम लोग भी इस क्वाड में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। तो साथ ही प्रायोरिटीज़ भी आप देखोगे चारे कंट्रीज़ का तो वो डिफरेंट है। अगर हम लोग इंडो पैसिफिक में देखें तो ऑस्ट्रेलिया का और जापान का प्रायोरिटी कहाँ है, पैसिफिक में है, इंडिया का कहाँ है तो इंडियन ओशन में है, तो प्रायोरिटीज़ भी यहाँ पे डिफरेंट है। तो देखते हैं कि इसको कैसे आगे लेकर चला जा सकता है। तो ये सारे चैलेंजेस हैं यहाँ पे। उसके बाद कंक्लूजन में बताया जा रहा है कि जो क्वाड मेंबर है उनको कोलैबोरेट होना चाहिए, एक पॉजिटिव एजेंडा यहाँ पे बिल्ड करना चाहिए और कलेक्टिव एक्शन लेकर आना चाहिए ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस में, डिजास्टर रिलीफ में, और जो भी शिपिंग है सर्च के लिए, रेस्क्यू के लिए, एंटी पायरेसी ऑपरेशन के लिए, तो उसको यहाँ पे मॉनिटर करना चाहिए। कनेक्टिविटी इनिशिएटिव यहाँ पे बढ़ानी है, और जो चाइना का यहाँ पे जो भी यहाँ पे दबदबा है और जो भी इन्फ्लुएंस है उसको यहाँ पे एड्रेस करने की ज़रूरत है, एक अच्छा खासा स्टेप फॉरवर्ड करना है जिससे कि इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को बिल्ड कर सके। तो एक बहुत ही अच्छा कंक्लूजन यहाँ पे बताया जा रहा है, तो इस पे काम करने की ज़रूरत है। साथ ही यहाँ पे हमें दूसरे रीजनल पार्टनर के साथ भी कॉपरेट करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि क्वाड के साथ जुड़ गए हैं तो पूरा काम क्वाड में ही कर रहे हैं, हमें आसियान, ईस्ट अफ्रीकन लिथोरल नेशन, फ्रांस, यूके, पैसिफिक आइलैंड नेशन, इन सब के साथ मिलकर जो है, साथ ही साथ यहाँ पे बिम्स्टेक, इंडियन ओशन कमीशन, इंडियन ओशन रिन एसोसिएशन, सब में जो है इक्वली यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है, इक्वली पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत है, जैसे कि क्वाड में हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बातें यहाँ पे बताई जा रही है। काफ़ी अच्छी आर्टिकल है, क्वाड काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था क्योंकि अभी इसकी पहली मीटिंग हुई है,
तो सबसे पहले तो यही क्वेश्चन बनता है कि मीटिंग कहाँ हुई है, तो ये याद रखना है टोक्यो में हुई है। और क्वाड कंट्रीज़ क्या है इसके बारे में आपने समझ लिया। सिग्निफिकेंस क्या है, इंडिया क्यों यहाँ पे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है ये भी समझ गया हूँ। कैसा रिलेशन है हमें हमारे क्वाड मेंबर्स के साथ, यानी कि इन शॉर्ट अगर बोलूँ तो जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस के साथ हमारा कैसा यहाँ पे रिलेशन है ये आप समझ गए। चैलेंजेस क्या है, कैसे इस क्वाड कंट्री ग्रुप को आगे बढ़ाया जा सकता है, नहीं बढ़ाया जा सकता है, इसमें क्या क्या चैलेंजेस है, और कंक्लूजन यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया गया है। तो आज 2 आर्टिकल ही रहने देते हैं, कल हम लोग स्टार्ट करेंगे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, क्योंकि अभी नोबेल पीस प्राइज़ मिला है इसे, तो इसलिए इसके बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्वेश्चन आपका डायरेक्टली बन सकता है कि 2020 के नोबेल पीस प्राइज़ किसको दिया गया है, तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया। तो कल से हम लोग इसे स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतनी ही रखते। क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। अगर आपको यहाँ पे इससे ज़रा सा भी फ़ायदा होता है तो इस लेसन को ज़रूर लाइक करके जाइए। नहीं फ़ायदा होता है और नहीं अच्छा लगता है तो डिसलाइक करने का आपको पूरा अधिकार है। साथ ही आप लोग अगर डेली बेसिस पर लेसन देखना चाहते हो, करंट अफेयर्स की हो, हिस्ट्री की हो, योजना मैगजीन हो, तो आप लोग ज़रूर हमारे साथ जुड़ सकते हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे फैमिली का पार्ट बन सकते हो। आज के लिए बस इतनी ही रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग कल मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।